यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कुलदीप स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कन्फ्यूजेबल टर्म कह दो, चाहे कन्फ्यूजेबल कॉन्सेप्ट कह दो या कन्फ्यूजेबल डेफिनेशन कह दो, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स। अक्सर हम रिएक्शंस में और मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पढ़ते हैं कि पोलर सॉल्वेंट, एपोलर सॉल्वेंट, पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलो एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये क्या होते हैं। तो इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पोलरिटी का क्या क्राइटेरिया है, प्रोटिक एंड एप्रोटिक होने का क्या क्राइटेरिया है। एक अलग कैटेगरी और होती है डोनर एंड नॉन डोनर, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट ये डिस्कस करने। यहाँ आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये सॉल्वेंट, 4 टाइप के सॉल्वेंट है यहाँ पर। और फर्स्ट वाले सॉल्वेंट CCl4 का, जिसमें आयोडीन डिजोल्व है। सेकंड सॉल्वेंट वाटर है, जिसमें आयोडीन डिजोल्व है। थर्ड वाला सॉल्वेंट Ki का है, जिसमें आयोडीन डिजोल्व है। और फोर्थ वाला सॉल्यूशन स्टार्च का है, जिसमें आयोडीन डिजोल्व है। वैसे डायग्राम का मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ये डायग्राम क्या है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में सबसे पहले सॉल्वेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्वेंट की जरूरत कब पड़ती है? मोस्ट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नॉट बिटवीन प्योर सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज बट अमंग आयंस एंड मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड इन वाटर और अदर सॉल्वेंट। जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो प्योर सॉलिड में नहीं होती है, प्योर लिक्विड में भी नहीं होती, प्योर गैसेज में भी नहीं होती है। रिएक्शंस के होने के लिए एक मीडियम जरूरी होता है और वो मीडियम होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कई टाइप का हो सकता है, तो जिसमें से ये टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, पेंटेन है, डाइथाइल ईथर है, वाटर है, क्लोरोफॉर्म है, एग्जांपल के तौर पे भी बात की हमने। तो ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, तो सॉल्यूट उसमें कुछ डिजोल्व होंगे, लाइक डिजोल्व्स लाइक आपने नाम सुना होगा, उसके अकॉर्डिंग इनका फिर सेपरेशन हो सकता है। आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है सेपरेटिंग फनल का डायग्राम है, जिसमें 2 सॉल्वेंट है और सॉल्यूट की क्वांटिटी अलग अलग लेयर में अलग अलग है और इससे ये सेपरेट किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की ओर। और हम कहते हैं कि सॉल्वेंट का जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया नहीं है, पर्टिकुलर एक कैटेगरी नहीं है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो ये होता है कि सॉल्वेंट प्रोटिक और एप्रोटिक हो सकता है, जिसमें प्रोटिक सॉल्वेंट में वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये आते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट आप सीधे सीधे ऐसे समझो, ऐसे सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इनसे अटैच होता है और प्रोटॉन रिलीज होने के चांस रहते हैं, सुटेबल कंडीशन होती है, तब इन्हें हम प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट होते हैं जिनमें प्रोटॉन के रिलीज होने के चांस नहीं होते हैं, ऐसी कोई सुटेबिलिटी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है जिससे इजीली प्रोटॉन रिलीज हो जाए, तब इन्हें हम एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ईथर, डाइक्लोरोमीथेन एंड हेक्सेन एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल है। सॉल्वेंट का एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सॉल्वेंट का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन H+ डोनेटिंग नेचर। तो जो H+ को इजीली डोनेट कर सकते हैं वो डोनर, और जो नहीं कर सकते वो नॉन डोनर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो यहाँ प्रोटिक टाइप के वो डोनर हैं, जो एप्रोटिक है वो नॉन डोनर टाइप के सॉल्वेंट यहाँ पर है। नेक्स्ट, अच्छा इसका मैं बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है और ये हाइड्रोजन डोनर नहीं है। थर्ड क्राइटेरिया सॉल्वेंट का होता है, सॉल्वेंट को क्लासीफाई करने का जो बेसिस है वो पोलरिटी होता है, और इसके बेसिस पे सॉल्वेंट पोलर होता है और एपोलर होता है। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ यही है कि पोलरिटी एंड नॉन पोलरिटी का क्राइटेरिया क्या है। जनरली अगर हम बात करें तो पोलरिटी डिसाइड होती है 2 टाइप से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइपोल मोमेंट से। तो आपको ये कह रहे हैं व्हेन इट कम्स टू डिस्क्राइबिंग सॉल्वेंट्स द वर्ड पोलर हैज ए डबल यूजेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सॉल्वेंट के डबल यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहला यूज किस केस में आता है कि सॉल्वेंट का पर्टिकुलर कितना डाइपोल मोमेंट है। मोर द डाइपोल मोमेंट मोर विल बी पोलरिटी। एंड अदर यूजेस क्या है कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। अब जो कंपटीशन चल रहा है वो किसके बीच में चल रहा है? डाइपोल मोमेंट वर्सेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बेसिस पे यहाँ सॉल्वेंट की जो नेचर है वो डिसाइड होती है, पोलरिटी डिसाइड होती है एक्चुअल में। इन दिस यूजेस ए पोलर सॉल्वेंट इज ए सॉल्वेंट दैट इज ए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एपोलर सॉल्वेंट इज वन विद ए लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुल मिला के यहाँ पे
विनर कौन हुआ? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ, नहीं कि डाइपोल मोमेंट हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइपोल मोमेंट पे ज्यादा डोमिनेट होता है पोलरिटी डिसाइड करने के केस में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए रफ इंडिकेशन ऑफ ए सॉल्वेंट्स पोलरिटी इज क्वांटिटी कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जनरली रफली अगर हम आइडिया दें पर्टिकुलर किसी सॉल्वेंट की पोलरिटी का, तो सबसे पहले बात हम किसकी करते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की करते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी सॉल्वेंट की वो एबिलिटी है जो पर्टिकुलर सॉल्यूट के जो आयंस हैं उनके बीच अट्रैक्शन को कम कर सकता है। इसका जो फॉर्मूला है कि Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन इंटू R। तो Q1 एंड Q2 ये तो है चार्ज ऑफ आयंस एंड एप्सिलॉन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, R है डिस्टेंस बिटवीन आयंस। तो ये वैल्यू कब बढ़ेगी? अच्छा, इससे पहले हम ये भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन आयंस आर स्मॉलर इन सॉल्वेंट विद हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। जिस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है उसका मीनिंग ये होता है कि उस सॉल्वेंट में आयंस को जो अट्रैक्शन को वीक करने की टेंडेंसी वो ज़्यादा है। यानी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्यूशन को हम ज़्यादा पोलर मान सकते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन था उस आयंस के अट्रैक्शन को तोड़कर उन आयंस को अपने आप से बिजी रखते हैं, यानी उनके आपस के अट्रैक्शन को कम कर देते हैं और उसे हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ओर ले जाते हैं। यानी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। The dielectric constant is defined by the electrostatic law which gives the interaction energy। ये interaction energy है जिसको इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है कि Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन R। Q1 Q2 उन आयंस के रेस्पेक्टिव चार्जेस है और उन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है एप्सिलॉन R। अब ये इंटरैक्टिव एनर्जी में जो K है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और एप्सिलॉन को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो सॉल्वेंट इन विच द टू आयंस आर इम्बेडेड। इम्बेडेड का मतलब धंसे हुए होते हैं। जिस सॉल्वेंट में आयंस इम्बेडेड होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। कुल मिला के अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन वैक्यूम अपॉन अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो एप्सिलॉन होता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन सॉल्वेंट। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। अब अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन वैक्यूम तो होगा कांस्टेंट जो न्यूमरेटर में है, और अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन द सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा जो डिनोमिनेटर में है। और मैथमेटिशियंस जानते हैं डिनोमिनेटर जितना कम होता है उतना पर्टिकुलर ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है। तो जिस सॉल्वेंट में अट्रैक्शन को कम करने की टेंडेंसी होगी, यानी डिनोमिनेटर जितना कम होगा, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन जितना आयंस के बीच में कम होगा उतना ही ओवरऑल पर्टिकुलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा। और ये फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस एनर्जी से रिलेट कर रहा है। आपको ये फॉर्मूला चाहे समझ में आए नहीं आए, आपको एप्सिलॉन वाला वो रेशियो आपको जरूर याद रखना है। अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन वैक्यूम अपॉन अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज नॉन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। High dielectric constant means high polarity of solvent. This equation shows that when the dielectric constant is large, the magnitude of E, the energy of interaction between ions, is small. This equation means that both attraction between ions of opposite charges, repulsion between ions of like charges are weak in polar solvent. जितना polar होगा solvent, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच में अट्रैक्शन को वीक करने की टेंडेंसी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। More the polarity, capacity to weak the interaction will be more. Next, does a polar solvent effectively separate or shield ions from one another? उन ions को sealed रखते हैं, attraction से बचाते हैं। Therefore, the tendency of oppositely charged ions to associate it is less in polar solvent than it is in apolar solvent. यानी oppositely charged ions की जो tendency है associate होने की, उसको कम करते हैं पोलर सॉल्वेंट एपोलर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। एग्जांपल के तौर पे आपके सामने वाटर है, मिथेनॉल है, फॉर्मिक एसिड है जो कि पोलर सॉल्वेंट है। इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78, 33, 59 रेस्पेक्टिवली, एंड एपोलर सॉल्वेंट है हेक्सेन, ईथर एंड एसिटिक एसिड जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, 4, 6 रेस्पेक्टिवली। तो ये इनकी पोलरिटी को डिसाइड करेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड में जितने भी टाइप के सॉल्वेंट्स हैं उन सब की प्रोटिक, एप्रोटिक
पोलरिटी, नॉन पोलरिटी, इन सब का डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, इससे पहले आप थोड़ा सा यूं समझ लो, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक तरह से सिग्निफिकेंट एबिलिटी रखता है पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व रखने की, क्योंकि अगर अट्रैक्शन को कम करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी ना, उतनी सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर सॉल्वेंट की उस सॉल्यूट के लिए ज़्यादा होगी। कुल मिला के बात ये, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट एक्टिंग टुगेदर, वेयर इज द डाइपोल मोमेंट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। देखो, जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो वो कहानी आती है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, और जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो वो कहानी आ जाती है अदर सॉल्यूट के कंपैरिजन में उसको सोल्यूबल करने की एबिलिटी के केस में। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात नहीं है, उसमें कौन सा सॉल्यूट सोल्यूबल है उसकी बात करता है, और डाइपोल मोमेंट ओनली सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करता है। तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइपोल मोमेंट। Fortunately, all polar solvents consist of dipolar molecules. So when we say polar solvent, we can assume that the solvent molecule have a significant dipole moment. हम जब भी पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं हम ये मान लेते हैं कि उसका डाइपोल मोमेंट क्या है, ज़्यादा है। However, the opposite is not true. लेकिन सारे डाइपोल मोर डाइपोल मोमेंट वाले मोलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कहना चाह रहा है। Several apolar solvents also contain डाइपोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कुछ एपोलर सॉल्वेंट्स भी होते हैं जिनके डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होते, नॉन जीरो होते हैं, लेकिन वो एपोलर होते हैं। यानी पोलरिटी का कंप्लीट क्राइटेरिया क्या नहीं है, डाइपोल मोमेंट नहीं है। मीन्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब कंपटीशन हो रहा है पोलरिटी के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइपोल मोमेंट में, तब डोमिनेंट कौन होगा, विनर कौन होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट, अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है। फॉर्मिक एसिड है जो कि क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। इसकी जो एबिलिटी है वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, बट फॉर्मिक एसिड किस कैटेगरी में आ रहा है, पोलर में, और एसिटिक एसिड किस कैटेगरी में जा रहा है, एपोलर में। डाइपोल मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन नहीं होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन होता है। दूसरा एग्जांपल है डोनर सॉल्वेंट का। तो डोनर सॉल्वेंट में एग्जांपल आ रहे हैं ईथर, THF एंड मिथेनॉल, ये तो होते हैं डोनर सॉल्वेंट। और दूसरा पेंटेन, बेंजीन, ये होते हैं नॉन डोनर सॉल्वेंट। डोनर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, तो वो अपने लोन पेयर इजीली, अनसेड लोन पेयर होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको इजीली डोनेट कर सकते हैं, जो एक्ट करते हैं एज ए लुईस बेस, तो उन्हें डोनर सॉल्वेंट्स कहते हैं। और जो लुईस बेस के तरह एक्ट नहीं करते हैं उन्हें हम नॉन डोनर सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये कह रहा है, कुछ ऐसे भी क्लोरीनेटेड या हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट्स होते हैं सच एज डाइक्लोरो मीथेन क्लोरोफॉर्म, जिनके पास अनसेड पेयर्स होते हैं, बट ये सॉल्वेंट किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन डोनर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अपने लोन पेयर इजीली नहीं दे पाते हैं। इसीलिए स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि ऑप्शन नाइट्रोजन लोन पेयर कंटेनिंग सॉल्वेंट्स डोनर की कैटेगरी में आते हैं। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, हमने सॉल्वेंट को कैटेगराइज किया था प्रोटिक, एप्रोटिक, डोनर, नॉन डोनर, पोलर, एपोलर, ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज। नेक्स्ट, आपके सामने अब कुछ एक टेबल आ रही है जिसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स है। एग्जाम्पल के तौर पे H2O, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाईएस्ट है, इस वजह से इसे सबसे ज़्यादा पोलर माना जा सकता है। एसिटिक एसिड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लोवेस्ट है, इससे सबसे कम पोलर माना जा सकता है। फिर पोलर में भी फिर कंडीशन आती है कि जिसके पास प्रोटॉन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मिथेनॉल है, इसके पास प्रोटॉन है, ये भी इसके पास भी प्रोटॉन है, ये पोलर प्रोटिक, ये पोलर प्रोटिक, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और ये डाइमेथिल फॉर्मेमाइड जिसका फॉर्मूला ये होता है, ये पोलर तो है बट इसके पास प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है। अब प्रोटॉन अवेलेबल
किससे होंगे? पर्टिकुलर वो मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच हो, उनका प्रोटॉन H+ की फॉर्म में इजीली रिलीज हो जाता है, उन्हें हम प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, इस वजह से उन्हें, ये पोलर तो है बट प्रोटिक नहीं है, ये पोलर भी है और प्रोटिक भी है। नेक्स्ट, इससे अच्छी एक टेबल और आने जा रही है। इस टेबल से जितने भी टाइप के सॉल्वेंट्स है वो उनकी सारी जो नेचर है उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1,4 डाइऑक्सेन, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे नज़र बनाए रखना। हेक्सेन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.9 है, और यहाँ पर ये पोलर नहीं है, प्रोटिक नहीं है, डोनर नहीं है, यानी ये एप्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। जो प्रोटिक होगा उसके क्रॉस साइन मिलेगा आपको, डोनर होगा उसके क्रॉस साइन मिलेगा, पोलर होगा उसके क्रॉस। ये पोलर नहीं है मीन्स एपोलर है, प्रोटिक नहीं है मीन्स एप्रोटिक है, एंड डोनर नहीं है मीन्स नॉन डोनर है। नॉन डोनर एप्रोटिक एपोलर टाइप का होता है हेक्सेन। 1,4 डाइहेक्सेन, जिसकी स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हैं, और यहाँ ये डोनर टाइप का एप्रोटिक एंड एपोलर सॉल्वेंट है। नेक्स्ट आ रहा है बेंजीन, जो एपोलर, एप्रोटिक और नॉन डोनर टाइप का सॉल्वेंट है। डाईथाइल ईथर जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भले ही आप साथ में देखते जाएं, ये डोनर है लेकिन प्रोटिक नहीं है, पोलर नहीं है। क्लोरोफॉर्म किस कैटेगरी में आ रहा है? एपोलर, एप्रोटिक और नॉन डोनर की कैटेगरी में आ रहा है। ये इथाइल एसीटेट डोनर तो है, यानी ऑक्सीजन है ना, तो लोन पेयर इजीली अवेलेबल होंगे, यानी जो लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं वो डोनर सॉल्वेंट की तरह यूज में आ सकते हैं। तो इथाइल एसीटेट डोनर तो है बट एपोलर है, एप्रोटिक है, एंड बस। नेक्स्ट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस कैटेगरी में आता है? प्रोटॉन इजीली रिलीज हो जाता है, एसीटेट आयन बन जाता है, तो प्रोटिक है एंड डोनर है, बट ये पोलर की कैटेगरी में नहीं आता है। इसका एक भाई और आएगा, उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, जिसे THF कहते हैं, इसकी कैटेगरी डोनर है। ये एप्रोटिक की कैटेगरी में आता है, एपोलर की कैटेगरी में आता है। आप टेबल में देख सकते हैं, जहाँ क्रॉस लगा हुआ है वो पर्टिकुलर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट डाइक्लोरोमीथेन जो है, इसमें एप्रोटिक, एपोलर एंड नॉन डोनर की कैटेगरी में आता है। एसीटोन पर्टिकुलर पोलर सॉल्वेंट है, अभी डाई मिथाइल सल्फोक्साइड भी आएगा। एसीटोन पोलर है, एप्रोटिक है, बट डोनर भी है, पोलर एंड डोनर है, प्रोटिक नहीं है। ये प्रोटॉन इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं इसके पास, ये लिबरेट प्रोटॉन नहीं करता है। नेक्स्ट टेबल आ रही है एन मिथाइल पाइरोलिडीन, NMP जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, इससे पहले इथेनॉल है, तो इथेनॉल प्रोटिक भी है, पोलर भी है एंड डोनर भी है। प्रोटिक, पोलर एंड डोनर सॉल्वेंट। यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिल रही है, डोनर एंड नॉन डोनर। जब प्रोटिक, एप्रोटिक, पोलर, एपोलर, डोनर, नॉन डोनर सब मिक्स हो जाएंगे, न्यू टर्म क्या आएगी वो आपको ये टेबल बता रही है। नेक्स्ट एन मिथाइल पाइरोलिडीन जो है वो प्रोटिक है, पोलर नहीं है, बट फर्स्ट जो अपना कॉलम है ना वो किसका? पोलर का है, फिर प्रोटिक का है और फिर डोनर का है। तो ये पोलर तो है, प्रोटिक नहीं है एंड डोनर है। नेक्स्ट पोलर भी है, प्रोटिक भी है, डोनर भी है। मिथेनॉल, नाइट्रोमीथेन पोलर भी है बट प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, तो एप्रोटिक है और डोनर है, डोनर एंड पोलर है। एन DMF डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड जिसे बोलते हैं, ये पोलर है लेकिन प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, तो एप्रोटिक है, पोलर, एप्रोटिक एंड आपका डोनर टाइप का। एसीटोनाइट्राइल भी एक सॉल्वेंट होता है जो पोलर होता है बट प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, और ये डोनर टाइप का है। नाइट्रोजन है तो लोन पेयर है इसके पास। सल्फोलेन, तो ये पोलर है, एप्रोटिक है एंड डोनर है। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है DMSO, जिससे शॉर्ट में बोलते हैं, और यहाँ पर ये पोलर है बट एप्रोटिक है, प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है इसके पास, और ये डोनर की कैटेगरी में आता है। फॉर्मिक एसिड देखो, जहाँ एसिटिक एसिड उसमें प्रोटिक तो था बट एपोलर की कैटेगरी में था, फॉर्मिक एसिड पोलर है, प्रोटिक है एंड डोनर है। वाटर पोलर, प्रोटिक, डोनर,
फॉर्मेमाइड पोलर प्रोटिक डोनर। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, फॉर्मेमाइड पोलर भी है, प्रोटिक भी है और डोनर की कैटेगरी में भी आता है। तो ये कुछ अपने पास इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स थे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्पेशली केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, जहाँ कहीं भी वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ ये टॉपिक जरूर काम में आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ वीक में मंडे टू वेडनेसडे के दौरान हम डिफरेंट केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे चर्चा जारी रखेंगे। तब तक देखते रहिए कुलदीप स्टडी। थैंक यू।